हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 24 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 24 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए आज की सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और आप सबको बता दूं कि यहाँ पर 11 जब PSC की, चाहे SSC की हो, चाहे यहाँ पर झारखंड SI की बैच है, वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली शुरू हो चुकी है। यदि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन के लिए आप झारखंड लाइव्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर क्लासेस जो है वो हमारी मिल जाएंगी। और ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लासेस आकर हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य में कृषि निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने टन धान की उत्पादन हुई है। ठीक है, यानी कि इस वर्ष, ठीक है, 2022-23 में टोटल जो है वो धान की उत्पादन झारखंड राज्य में कितनी हुई है। ठीक है, कितना टन यहाँ पर जो है वो उत्पादन हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 18.53 लाख टन जो है वो इतना यहाँ पर धान का उत्पादन हुआ है। 18.53 लाख टन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2022-23 में, ये जो बीता है वर्ष, इसमें यहाँ पर इतना लाख टन जो है वो धान की उत्पादन हुई है राज्य में, झारखंड राज्य में। ठीक है, और ये लगभग औसतन जो है वो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कृषि निदेशालय की ओर से, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि 18.53 लाख टन का उत्पादन हुआ है इस वर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उसे देख लेते हैं। तो झारखंड में बीते साल से करीब 35 लाख टन का यहाँ पर कम धान का उत्पादन हुआ है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से 2021-22 का जो भी फाइनेंशियल ईयर था, या कहिए कि 2021-22 जो ईयर था, उससे जो है वो लगभग 35 लाख टन यहाँ पर कम उत्पादन हुआ है धान का। ठीक है, यानी कि 35 लाख कम इस बार उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यहाँ पर जो है कहा गया है कि राज्य में करीब 18.53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड में इतना ही जो है वो धान का उत्पादन इस वर्ष किया गया है। राज्य में सूखा पड़ जाने के कारण इस बार खरीफ के मौसम में अच्छी खेती नहीं हुई थी। और झारखंड राज्य सरकार ने, मैंने हर करंट अफेयर सेशन में आपको बताया है जब भी यहाँ पर डिस्कशन के बारे में आया है सुखाड़ के बारे में, तो 226 जो प्रखंड थे राज्य के, उनको राज्य सरकार ने यहाँ पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया था। और बीते खरीफ में मात्र 7.69 लाख हेक्टेयर में ही धान जो है वो उसका कहिए कि उत्पादन हो सका था। तो लक्ष्य करीब 18 लाख हेक्टेयर में था, जिसमें लगभग कितना 7.69 में ही सिर्फ जो है वो धान की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उत्पादन हो सका, यानी कि उसका बीज जो है वो बीजारोपण किया गया। ठीक है, और बारिश कम होने के कारण इस वर्ष मक्का का उत्पादन भी जो है वो यहाँ करीब 2 लाख टन कम हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि आखिर किस फसल का कितना उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष में और इस वर्ष जो है वो कितना हुआ है। तो बीते साल करीब 74.36 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष मात्र 32.76 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। सभी को मिलाकर हम लोग यहाँ पर देखें तो पिछले साल जो है वो 74.36 जो यहाँ पर लाख टन था, उतना यहाँ पर खाद्यान्न हुआ था, चाहे उसमें मक्का हो, धान हो, ठीक है, उड़द हो, मूंग हो, दाल हो, सब्जी हो, सभी को मिलाकर यहाँ पर जो है वो 74.36 लाख टन का उत्पादन हुआ था। लेकिन इस वर्ष में 2022-23 में ये 32.76 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। बीते साल करीब 65 लाख टन का ये आसपास तिलहन दलहन छोड़ अन्य फसलों का उत्पादन हुआ था और इस साल यह उत्पादन करीब 26 लाख टन के आसपास का है। तो यहाँ पर ईयर वाइज देख लीजिए आप, ठीक है, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो धान का कितना यहाँ पर जो है वो पिछले वर्ष 21-22 में कितना उत्पादन हुआ था, 53.08 लाख टन हुआ था। वहीं वर्ष 2022-23 की बात करें तो बहुत ही कम, 35 लाख टन कम जो है वो यहाँ पर उत्पादन कम हुआ है और ये जो हुआ है 18.53 लाख टन यहाँ पर हुआ है। उसी तरह से मक्का देख लीजिए, यहाँ पर वर्ष 2021-22 में 6.36 लाख टन हुआ था
और ये यहाँ पर 2022-23 में 4.13 लाख टन हुआ है। तूर की बात करें तो 2.88 लाख टन यहाँ पर उत्पादन हुआ था 2021-22 में, और यहाँ पर 2022-23 में 2.03 हुआ, यानी कि सभी में जो है वो गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। उड़द की बात करें तो यहाँ पर 1.28 लाख टन यहाँ पर उत्पादन हुआ था 2021-22 में, और 2022-23 में जो हुआ है वो कितना हुआ है तो 0.08 लाख टन। इस तरह से मूंग की बात करें तो मूंग में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी यहाँ पर देखा जा रहा है, 0.16 लाख टन था तो यहाँ पर 2022-23 में 0.17 लाख टन है। तो ये यहाँ पर आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है फसल का उत्पादन जो है वो राज्य में कितना रहा है इस वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कृषि जो मंत्री है झारखंड के वो कौन है, बादल पत्रलेख है। कौन है, बादल पत्रलेख है, जो वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा, ठीक है, तो वर्तमान में अब जो है वो यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, ये चेंज हो गए हैं, लेकिन जब ये थे 13 फरवरी 2023 को, तो इन्होंने कुछ विधेयक को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको मंजूरी दी है हाल ही में, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने सारे यहाँ पर विधेयक ऑप्शन में मेंशन किए गए हैं उन सारे ही विधेयकों को यहाँ पर, सारे अमेंडमेंट को यहाँ पर इन्होंने जो है वो मंजूरी दे दी है, ठीक है, यानी कि इसे पास कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। तो ये कौन कौन से विधेयक हैं, झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 है, 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट परिनियम गठन, ये जो विधेयक है उसे भी मंजूरी दे दी गई है। तीसरा जो है बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक जो था उसे भी मंजूरी दे दी है। तो इन तीनों ही विधेयकों को यहाँ पर राज्यपाल रमेश बैस जब राज्यपाल थे तो उन्होंने 13 फरवरी 2023 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलिए इस विधेयक का क्या क्या यहाँ पर बदलाव किया गया है, इस विधेयक के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने इन तीनों विधेयकों को यहाँ पर 13 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की है। पहला जो विधेयक है वो क्या है, झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, क्या बदलाव किया गया है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए। तो नगर पालिका विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत संबंधित प्रावधान को महापौर या अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। क्या किया गया है यहाँ पर, विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत का जो संबंधित प्रावधान था उसे यहाँ पर जो है वो महापौर और अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। अब संबंधित जाति की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र में महापौर और अध्यक्ष की सीटें निर्धारित की जाएंगी, यानी कि अब जो है वो जनसंख्या कितनी है उसी के अनुसार अब यहाँ पर सीटों का जो है वो बंटवारा किया जाएगा, ये महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए। इसके साथ ही रांची नगर निगम में मेयर का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होगा, ये प्रावधान किया गया है इस विधेयक में। आदित्यपुर में भी मेयर पद एसटी, जबकि धनबाद में एससी के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नए संशोधन विधेयक जो यहाँ पर हुआ है झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, इसमें रांची नगर निगम मेयर का पद जो है वो आदिवासी के लिए आरक्षित होगा। आदित्यपुर जो नगर निगम है वहां पर मेयर पद एसटी के लिए होगा, जबकि धनबाद में क्या होगा, एससी पद के लिए यहाँ पर जो है वो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगा, ठीक है। दूसरा जो संशोधन विधेयक यहाँ पर है वो है यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट यानी कि परिनियम गठन 2022 को मंजूरी दी गई है, यानी इसके अंतर्गत जो है वो राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्टैट्यूट परिनियम गठन से संबंधित विधेयक को इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। और मंजूरी मिलने के बाद शिक्षक बहाली के लिए विश्वविद्यालय जेपीएससी को अधियाचना भेज सकेंगे, यानी कि अब वो खुद से नहीं करेंगे, शिक्षकों की अगर नियुक्ति करनी होगी तो यहाँ पर जेपीएससी को अधियाचना भेजनी होगी, यानी उनको मेंशन करना होगा कि हमें शिक्षकों की जरूरत है, जेपीएससी को लेटर लिखना होगा, अधियाचना भेजनी होगी और वहां से जेपीएससी जो है वो नियुक्त करके शिक्षक जो है फिर यहाँ पर बहाल करेगी, ठीक है। समझ में आ रही सारी बातें, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है ना। चलिए, और अगला जो यहाँ पर विधेयक है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा जो विधेयक है वो है बीएड कॉलेज में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो इसके तहत क्या किया गया है,
निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क से जुड़े विधेयक की मंजूरी के बाद अब राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में दाखिलों को जेसीईसीबी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं वहां पर नामांकन और शुल्क से जुड़े जो यहाँ पर विधेयक है, यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया होगी या फिर फीस का जो निर्धारण होगा वो जेसीईसीबी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जेसीईसीबी के द्वारा यहाँ पर जो है निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि अभी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये कंडक्ट करवाती है, पॉलिटेक्निक वगैरह एग्जामिनेशन के लिए ये कंडक्ट कराती है विभाग जेसीईसीबी, तो इसी के द्वारा यहाँ पर ये सारे निर्धारण जो है वो किए जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 13 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में 11 पुल और सड़क परियोजना के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार द्वारा यह राशि मुहैया कराया जा रहा है। झारखंड में 11 पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ब्रिज का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और सड़क का भी कुछ जो है यहाँ पर नेटवर्क जो है बिछाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? ठीक है, और ये 2 वर्षों के बाद मंजूरी मिली है। ये वो 2 वर्ष पहले ये जो है वो प्रस्ताव भेजा गया था, 2 वर्षों के बाद इसे यहाँ पर स्वीकृति मिली है। तो ये राशि जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 786.59 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है। ठीक है, 786.59 करोड़ 786.59 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से ये अलॉट किया गया है, यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्र ने झारखंड में 11 पुल और सड़क परियोजनाओं के लिए 786.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पथ निर्माण विभाग की ओर से 20 अक्टूबर 2021 को ये प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। 2021 में ये प्रस्ताव भेजा गया था, अब इसे 2023 में यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र की ओर से स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से पाकुड़, दुमका, हजारीबाग, गुमला, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो से जुड़ी हैं और यह पूरी तरह से केंद्र संपोषित है, यानी कि इन पुलों का जो निर्माण किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। केंद्र सड़कों के विकास के लिए राशि पेट्रोलियम सेस के आधार पर राज्यों को देती है और केंद्र का पत्र राज्य सरकार को सोमवार को यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है और इसी की मेंशन यहाँ पर किया गया है। बसलोई नदी पर अमरापाड़ा पाकुड़ बाजार रोड के लिंक रोड दुमका साहिबगंज पुल निर्माण यहां पर किया जाएगा। उसकी लागत 8.33 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, उसके बाद है दुवारी से रोड हजारीबाग 2 लेन सड़क निर्माण लागत के लिए 84 यहां पर देख लीजिए जो है यहां पर जो है वो नेक्स्ट पेज हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है 84.65 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है उसके लिए आवंटित की गई है। इसकी लंबाई 25.75 किलोमीटर है। हजारीबाग में बनासो से बडगड्डा सड़क निर्माण किया जाएगा। लागत इसकी 68.45 करोड़ रुपीज होगी और इसकी लंबाई जो होगी 28 किलोमीटर होगी। गुमला में चैनपुर महुआ डाल डुमरी सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर 59.41 करोड़ रुपए दिया गया है और इसकी लंबाई 11.850 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये सभी पुल है और सड़क है जिनका यहाँ पर निर्माण किया जाना है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए अगला जो है वो भुइया सिनन से सुसनी वाया हाथी खेंदा मार्ग का पुनर्निर्माण, यहाँ पर लागत जो है वो 73.51 करोड़ रुपीज है। फुल डुंगरी से झंटी झरना वाया बोरूडी रोड का पुनर्निर्माण लागत 104 करोड़ रुपए का यहाँ पर है। मोहनपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज से बिहार बॉर्डर तक झिल्ली लिंक रोड को शामिल करते हुए सड़क चौड़ीकरण यहाँ पर किया जाएगा। लागत 20 करोड़ रुपए लगभग है यहाँ पर। लंबाई 9.75 किलोमीटर है। जरमुंडी बिलदाहा निमनथा से NH33 तक सड़क चौड़ीकरण यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए 221 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। तो ये अलग अलग सड़क है और उसके लिए राशि जो है यहाँ पर आवंटित की गई है, मेंशन किया गया है और उसकी लंबाई कितनी है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कुल जो है वो 786 करोड़ रुपए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये स्वीकृति दी गई है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4th नंबर, वो है मार्च 2023 में पहली बार आयोजित होने वाली महिला आईपीएल में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन गुजरात जायंट्स द्वारा किया गया है? तो महिला आईपीएल का यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो आयोजन किया जा रहा है भारत में। अब तक जो है वो आईपीएल वगैरह पुरुषों का होता रहता था, लेकिन यहाँ पर वीमेंस प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया जाएगा
और इसमें सारी जो है वो महिला खिलाड़ी होंगे शामिल, ठीक है। और इसी में से यहाँ पर एक टीम है गुजरात जायंट्स, ठीक है। इन जो महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा उसमें एक टीम है, कौन सी? गुजरात जायंट्स, ठीक है। क्या नाम है इस टीम का? गुजरात जायंट्स। और गुजरात जायंट्स ने जो है यहाँ पर झारखंड की एक महिला खिलाड़ी का चयन किया है, और वो कौन है, ठीक है। और ये जो है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अश्विनी कुमारी। कौन है? अश्विनी कुमारी है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये जमशेदपुर से बिलोंग करती है। कहां से करती है? जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं। और इन्हीं को गुजरात जायंट्स ने जो है वो 35 लाख में खरीदा है इनको, ठीक है। 35 लाख में जो है वो यहाँ पर आईपीएल में इनको खरीदा गया है। आईपीएल मतलब कि जो महिला प्रीमियर लीग यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, WPL, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अश्विनी कुमारी है। चलिए हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्च में पहली बार आयोजित होने वाली महिला आईपीएल का ऑक्शन मुंबई में जो है वो यहाँ पर किया गया है। 13 फरवरी 2023 को पहले दिन झारखंड की खिलाड़ी अश्विनी कुमारी का भी यहाँ पर चयन किया गया था। और इनको जो है वो गुजरात जायंट्स फ्रेंचाइजी ने अश्विनी कुमारी को 35 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है, ठीक है। इनका जो यहाँ पर बोली लगाई गई है कितनी की? 35 लाख की। अश्विनी के लिए 10 लाख रुपए बेस प्राइस रखा गया था। इनका जो बेस प्राइस था वो कितना था? 10 लाख था, लेकिन इनका जो बोली लगा वो 35 लाख रुपए तक यहाँ पर उनको जो है वो बोली लगाया गया। और गुजरात जायंट्स ने उन्हें 35 लाख रुपए में खरीदा है। जमशेदपुर की रहने वाली अश्विनी कुमारी गेंदबाज है और ऑलराउंडर भी है, ठीक है। तेज गति की ये गेंदबाजी करती है, ऑलराउंडर है ये, ठीक है। और इन्हीं का जो है चयन वहां पर गुजरात जायंट्स टीम में किया गया है, ठीक है। वह तेज गेंदबाजी करती हैं। अश्विनी पिछले 6 साल से झारखंड के लिए वो खेल रही है, ठीक है। तो ये है अश्विनी कुमारी, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको क्लियरली विजिबल होगा। वह बीसीसीआई की चैलेंजर ट्रॉफी में भी वो खेल चुकी हैं इससे पहले, ठीक है। तो गुजरात जायंट्स टीम में झारखंड की महिला क्रिकेट टीम में कौन शामिल की गई है? तो ये है यहाँ पर अश्विनी कुमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, वो है इंडियन एजुकेट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मुंबई ने देश में मौसम के बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में किस वर्ष तक 33% ड्राई जोन होने की संभावना है, ठीक है। ड्राई जोन होने की संभावना है, यानी कि सूखा हो जाएगा झारखंड का 33% हिस्सा जो है वो सूखा हो जाएगा। वहां पर जो पीने के लिए जल है, यानी कि जरूरत के लिए जल होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो ये जो अनुमान लगाया गया है वो किस वर्ष तक लगाया गया, किस वर्ष तक ऐसी होने की संभावना लगाई गई है IIT मुंबई की तरफ से, ठीक है। ये रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसी के द्वारा यहाँ पर ये जो है वो प्रोजेक्शन यहाँ पर किया गया है कि इस वर्ष तक झारखंड में 33% जो यहाँ पर लैंड है वो, या कहिए कि 33% जो यहाँ का एरिया है पॉपुलेशन वाला, वो यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2060, ठीक है। 2060 तक यह अनुमान लगाया गया है IIT बॉम्बे के एक रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2060 तक, ठीक है, 2060 तक, 2060 तक, ठीक है, 2060 तक, ठीक है। यह 2060 तक जो है वो झारखंड का 33% जो हिस्सा होगा, जमीन होगा, यहाँ का भूमि होगा, वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि सूखा हो जाएगा। वहां पर जल नहीं होगा, ठीक है। पीने के लिए जल नहीं होगा, किसी भी कार्य के लिए जल नहीं रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन किया गया है वो वर्ष 2060 तक के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो वर्ष 2060 तक, ठीक है, वर्ष 2060 तक झारखंड की जो है वो 33% भूमि यहाँ पर हिस्सा अत्यधिक ड्राई जोन बन जाने की आशंका है, यानी इन इलाकों में भूजल स्तर बहुत ही नीचे जा सकता है, साथ ही बारिश भी कम हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने देश में मौसम के बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उक्त बातें जो है यहाँ पर आशंका जताई गई है। IIT बॉम्बे की टीम ने देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी यहाँ पर जो है शामिल है, इस पर रिसर्च किया है, पर मौसम के पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है। टीम ने वर्ष 1980 से वर्ष 2015 तक के मौसम आंकड़ों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो वर्ष 1980 से 2015 को बेस माना गया है, और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि 2060 तक जो है वो झारखंड का 33% हिस्सा है जो कि ड्राई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर
और भी कुछ फैक्ट्स है तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आशंका जताई गई है कि उत्तर पश्चिमी राज्य के कई जिले अत्यधिक सूखे वाले जोन में जा सकते हैं। इसमें खासकर झारखंड सूखे के मामले में हाई रिस्क, उच्च जोखिम से वेरी हाई रिस्क, बहुत ही अधिक जोखिम वाले जोन में चला जाएगा। टीम ने 2060 और 2090 को आधार वर्ष माना है। कहा गया है कि 2060 तक झारखंड की 33% जमीन सूखे के मामले में हाई से वेरी हाई रिस्क जोन में चली जाएगी, यानी बहुत जोखिम वाले जोन में जो है वो चली जाएगी। तो ये मेंशन किया गया है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से रिपोर्ट में। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इसका बहुत सारे रीजन होते हैं, वनों की कटाई होती है, ठीक है, और बहुत सारे प्रदूषण भी होता है, यहाँ पर माइनिंग भी है, तो बहुत तरह का प्रदूषण हो रहा है, खनन है, पेड़ जंगल जो है लगातार कट रहे हैं। तो इसमें ऐसे में जो है वो यहाँ का मौसम जो है बदलाव हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि यहाँ का मौसम में बदलाव हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर इसी के आधार पर जो है वो अंदाजा लगाया गया है कि 2060 तक जो है वो यहाँ पर ड्राई हो सकता है 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआईटी मिश्रा के छात्र ने मशीन लर्निंग के जरिए, ठीक है, यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने एक डेवलप किया है। तो मशीन लर्निंग के जरिए कविताओं के मात्रात्मक विश्लेषण, ऑटोमेटेड एनालिसिस के एक बौद्धिक प्रक्रिया तैयार की है। तो ये जो तैयार किया गया है वो किनके द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तैयार किया गया है जो कि यहाँ पर कहिए कि कविता होती है या फिर कोई बुक वगैरह होता है, तो उसकी जो मात्रात्मक विश्लेषण है, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ एरर तो है कि नहीं है, इस तरह के चेक करने के लिए ऑटोमेटेड एनालिसिस एक बौद्धिक प्रक्रिया यहाँ पर विकसित की है। वो जो तैयार की गई है वो किनके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है डॉक्टर नीरज कुमार सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब साहित्य के क्षेत्र में भी एक दस्तक दे दी है। बीआईटी मिश्रा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर नीरज कुमार सिंह हैं और उनकी यहाँ पर टीम ने मशीन लर्निंग के जरिए कविताओं के मात्रात्मक विश्लेषण की एक बौद्धिक प्रक्रिया तैयार की है। इसमें मुख्य रूप से टेक्स्ट टू मात्रा और आर्पाजेन और फॉस्कल जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कविताओं का विश्लेषण करना आसान होगा। डॉनी राज ने बताया कि अक्सर डॉक्टर नीरज ने बताया है कि कविताओं के साहित्यिक विश्लेषण में पूर्वाग्रह का प्रभाव दिखता है। इससे कविताओं की सही प्रकृति और गुणवत्ता तय करने में दुविधा की स्थिति बनी रहती थी, जबकि प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टूल से ऑटोमेटेड एनालिसिस कर इसे यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो ये है डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो इस डेवलप तकनीकी को जो है वो इजाद किया है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर इजाद किया है और ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीआईटी मिश्रा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो था कि हाल ही में 10 फरवरी 2023 को झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश की टीम को हराकर झारखंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, झारखंड की टीम ने मध्य प्रदेश को हरा करके क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है भोपाल में आयोजित की गई थी 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और वहीं पर झारखंड की टीम ने, बालिका टीम ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। किसे हरा करके, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम को हरा करके 4-3 गोल से मध्य प्रदेश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आज के प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हम लोग हर सेशन में एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं ताकि आपके रिवीजन भी हो सके और चीजें याद भी रहे। तो आज का यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य में होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड राज्य में कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर के हाल ही में यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक बटन करिए, दबा दीजिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि झारखंड स्पेशल बैच एक नई हम लोगों की तरफ शुरू हो रही है और वो जो है वो मंडे से शुरू हो रही है। ठीक है, मंडे से वो जो है वो झारखंड स्पेशल एक बैच यहाँ पर जो है वो शुरू हो रही है। यदि आप सिर्फ झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में सिर्फ झारखंड जीके भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है झारखंड लाइव, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी टाइम, मॉर्निंग सुबह 6 बजे में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।